मॉर्निंग आपकी एक क्लास हुई, बायोलॉजी की क्लास थी। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको मालूम है कि प्लानर के हिसाब से अपन ने केमिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। प्लानर के हिसाब से अपन ने केमिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से 4 पार्ट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री। और प्लानर में ही आपने एक चीज और भी नोटिस किया है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत बेसिक थिंग्स है। आज हमारी पहली क्लास है, बहुत आसान रखेंगे, बहुत कठिन नहीं रखना है, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बहुत आसान सी बातें हैं। क्या कि आज की क्लास में अपन बेसिकली किस पे बात कर रहे होंगे? कार्बन पर बात कर रहे होंगे। कार्बन के बारे में जानेंगे, कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, वो क्या करता है, कैसे वो कंपाउंड्स बनाता है, वो सारी बातों पे आज छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे और एक ओवरऑल माइंडसेट क्रिएट करेंगे अपने पूरे आगे के सिलेबस के लिए। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला शब्द है क्या? पहला शब्द है क्या? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला शब्द है ऑर्गेनिक। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज व्हाट इज ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक क्या होता है? तो क्या होता है बेटा ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल चीजें, नेचुरल, है ना। ऑर्गेनिक मतलब क्या? नेचुरल। एक बहुत ही कॉमन बात अपन घर में हमेशा बचपन से सुनते आए हैं, बचपन से छोटी छोटी बातें अपन सुनते आए हैं। क्या कि किचन में दो तरह का वेस्ट होता है, घरों में दो तरह का वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, है ना। और किचन वेस्ट को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं। किचन वेस्ट को किस नाम से जानते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट के नाम से जानते हैं। हाँ सर, ये तो हम लोगों ने सुना है। उसको अलग अलग करने का तरीका भी अलग अलग होता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट को, जिसमें से जो रिसाइकलेबल होता है, उसको अपन रिसाइकल करने के लिए भेजते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट का क्या करते हैं? उसको बड़ा सा ग्राउंड में पिट करके और उसके अंदर डाल देते हैं, और फिर कुछ समय के बाद हम क्या देखते हैं कि वो खाद में बदल जाता है, यानी डिकम्पोज हो जाता है ना। मतलब नेचर से ही आता है, नेचर से ही आता है, और यूज के बाद नेचर में ही वापस जाता है। ये तो अपने को पता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल। उसी को अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल। ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज है नेचुरल। ठीक है, अब क्योंकि केमिस्ट्री की बात हो रही है, तो अपन सिर्फ नेचुरल की बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे नेचुरल कंपाउंड्स की। अपन किसकी बात करेंगे? नेचुरल कंपाउंड्स की। ठीक है, नेचुरल कंपाउंड्स की। और
नेचुरल कंपाउंड्स को ही अपन किस नाम से जानते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरल कंपाउंड्स को ही हम लोग क्या जानते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेचुरल कंपाउंड्स ही किस नाम से जाने जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा सर। और 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 एक छोटी सी बात है, क्या कि इनकी स्टडी को ही स्टडी ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टडी ऑफ नेचुरल कंपाउंड्स को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ये बातें बहुत क्लियर है। तो अब अपने को ये बात समझ में आ गई है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर अपन बोले तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ही हम लोग क्या जानते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल एक और पैदा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, या व्हाट के बजाय अपन क्या बोले? विच of the organic compound is easily accessible। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल है? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत ही आसानी से एक्सेसिबल है? तो उसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि अपनी बॉडी में जो सेल्स हैं, जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है, किस चीज से मिलकर के बना होता है? कार्बन से। किस चीज से मिलकर के बनता है? कार्बन से। और हम लोग के गाड़ी में जो पेट्रोल यूज होता है वो भी किस चीज से मिलकर के बनता है? कार्बन से। अपन डायमंड पहनते हैं, डायमंड किस चीज से मिलकर के बनता है? कार्बन से, है ना? और एक खदान हम लोग जानते हैं जिससे बिजली बनाई जाती है, उससे सामान निकाल करके कुछ फॉसिल फॉइल निकाल करके हम लोग बिजली बनाते हैं, उसको भी, वो भी क्या होती है? कोयला यानी कार्बन, है ना? कोयला यानी कार्बन। तो जो सबसे इजीली एक्सेसिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है क्या? कार्बन। सबसे इजीली एक्सेसिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कौन सा है? कार्बन। हाँ सर, ये बात क्लियर हो रही है, कार्बन है सबसे आसान कंपाउंड, सबसे इजीली कंपाउंड। हाँ सर, लेकिन क्या कार्बन अकेला रहता है कहीं पर भी? क्या कार्बन अकेला रहता है? कार्बन कभी भी अकेला नहीं रहता है। इसके साथ हमेशा कौन आकर के बैठ जाता है? अगर कुछ भी नहीं होगा कार्बन के साथ, तो इसके साथ आकर के कौन बैठ जाएगा? हाइड्रोजन। इसके साथ आकर के कौन बैठ जाएगा? हाइड्रोजन। तो जब तक हमको सिर्फ कार्बन के बारे में पता था, जब तक हमको सिर्फ कार्बन के बारे में पता था, तब तक हम लोग ये बात बोल रहे थे कि कार्बन वाले सभी कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स हैविंग कार्बन are known as organic compounds। पर
थोड़े दिन बाद हमको क्या पता चला, थोड़े दिन बाद हमको क्या पता चला कि कभी कार्बन अकेला रहता ही नहीं है। अगर कार्बन के साथ कोई दूसरा कंपाउंड नहीं है, कोई कार्बन नहीं है, कोई दूसरा चीज नहीं है, तो हम क्या देखते हैं कि कार्बन के साथ आकर के कौन बैठ जाता है, हाइड्रोजन। हाँ सर, इसका मतलब ये डेफिनेशन सही नहीं रह गई, एक्यूरेट नहीं रह गई। इसकी जगह एक नई डेफिनेशन क्रिएट हुई, इसकी जगह एक नई डेफिनेशन क्रिएट हुई, और नई डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या ऐसा बोले, ऑल द हाइड्रोकार्बन्स आर known as organic compounds। क्या ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर, ये बात एकदम सही भी है और एकदम क्लियर भी है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ होगा, वो सारे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। हाँ सर, ये बात एकदम क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे, बिना एग्जाम्पल के तो अपने को कुछ समझ में आता ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल अपन क्या बोल सकते हैं, सी एच 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 एच, यानी को अपन अगर ब्रैकेट में लिख दें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, CH4। क्या होता है CH4? क्लास 10th में आप लोग पढ़ करके आ रहे होंगे। CH4 क्या होता है, मीथेन। हाँ सर। अच्छा, क्या C2H6 भी हाइड्रोकार्बन है? हाँ सर, C2H6 भी हाइड्रोकार्बन है। यह क्या है, यह है इथेन। ठीक बात है, यह है इथेन। क्या C2H2 भी हाइड्रोकार्बन है? हाँ सर, ये भी हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, ये है इथाइन। C2H4 ये क्या है, ये भी हाइड्रोकार्बन है सर। ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम है इथीन। का नाम क्या है, इथीन। तो इन सब चीजों से हम लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि हमको एल्केन्स भी हाइड्रोकार्बन के तौर पे मिले हैं, हमको एल्कीन्स भी हाइड्रोकार्बन के तौर पे मिले हैं, और हमको एल्काइंस भी हाइड्रोकार्बन के तौर पे मिले। इसका मतलब क्या है, क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे बेंजीन, जैसे बेंजीन वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कौन कौन से हो गए, एल्केन के बाद एल्कीन, उसके बाद एल्काइन, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये सारे ही क्या हो गए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हो गए, जो हम लोग कभी आगे किसी और विषय में और इससे ऊपर अच्छी चर्चा करेंगे। अब एक बात और है, एक बात और है, क्या कि अगर कार्बन के लिए, अगर कार्बन के लिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, अगर कार्बन के लिए, सिर्फ कार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम लोगों ने एक पूरी केमिस्ट्री का सेक्शन अलग कर दिया है, अगर सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए या कार्बन के लिए हमने पूरी केमिस्ट्री का एक सेक्शन अलग कर दिया है, इसका मतलब
कार्बन के अंदर कुछ खास होगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है क्या? इसका मतलब कार्बन के अंदर कुछ खास होगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर है। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी। कुछ क्या होंगी? यूनिक प्रॉपर्टीज होंगी कार्बन की, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन की? कार्बन बेसिकली दो प्रॉपर्टीज को शो करता है। कार्बन बेसिकली दो प्रॉपर्टीज को शो करता है। एक तो टेट्रावैलेंस, और दूसरा कैटिनेशन। एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि टेट्रावैलेंट क्या होता है और कैटिनेशन क्या होता है। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई कठिन चीज नहीं है, सब आप लोगों ने 10th में पढ़ रखी है, बहुत इजी है। और जो बच्चे रिपीटर्स हैं, स्पेशली जिनके लिए बैचेस चलाए जा रहे हैं, उन लोगों ने तो कई बार इस चीज को पढ़ रखा है। लेकिन फिर भी मैं बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक तो पहली क्लास है और आपको समझने की भी आवश्यकता है अभी, है ना? तो टेट्रा मीन्स व्हाट? फोर। और वैलेंट मीन्स व्हाट? वैलेंसी। टेट्रा मीन्स व्हाट? फोर। वैलेंट मतलब क्या? वैलेंसी। और वैलेंसी का मतलब अगर मोटी मोटा हम लोग समझने की कोशिश करें तो वैलेंसी का मतलब क्या? वैलेंसी का मतलब क्या? कोई भी कंपाउंड कितने बॉन्ड बना सकता है। अगर बहुत मोटी मोटा अपन बात करें, ऊपर ऊपर से बात करें, तो इसका मतलब यही हुआ कि कौन सा कंपाउंड कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है, दैट इज वैलेंट। ठीक है? तो अगर सिर्फ इतना ही मतलब समझे तो हमको मतलब समझ में आ रहा है कि चार वैलेंसी है, यानी कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड्स बना सकता है। बना सकता है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी एक कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि वो अधिकतम चार बॉन्ड बना सकता है। ठीक है? कैटिनेशन मतलब क्या? कैटिनेशन को अगर एक शब्द में बोले तो दैट इज सेल्फ लिंकिंग। कैटिनेशन मतलब क्या? सेल्फ लिंकिंग। हाँ सर, सेल्फ लिंकिंग मतलब क्या भैया? सेल्फ लिंकिंग मतलब क्या कि अगर कहीं पर बहुत सारे कार्बन पड़े हुए हैं, कहीं पर बहुत सारे कार्बन पड़े हुए हैं, तो ये आपस में क्या कर लेंगे? आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और बॉन्ड्स बना करके एक लंबी चेन क्रिएट करेंगे। बॉन्ड्स बना करके क्या करेंगे? एक लंबी चेन क्रिएट करेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली, कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा सर, मतलब सेल्फ लिंकिंग या कार्बो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी को अगर अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो क्या अपन बोल सकते हैं? सेल्फ लिंकिंग यानी कार्बन खुद से ही बॉन्ड्स बना करके एक लंबी चेन बनाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई भी कार्बन है वो अपने आप से फटाफट से फटाफट से फटाफट से दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट होगा, एक लंबी चेन बना लेगा, और इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे? कैटिनेशन बोलेंगे। कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है? सेल्फ लिंकिंग बोल सकते हैं, सेल्फ कंबाइनिंग बोल सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आज की क्लास के लिए अगले टॉपिक पे अपन बढ़ते हैं, दैट इज हाइब्रिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ, रिप्रेजेंटेशन
ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम लोग इस स्थिति में है, कंडीशन पे हैं कि हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हम लोगों को पता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर पता है तो हमको लिखने भी आना चाहिए ना, हमको समझने भी आना चाहिए। अगर कहीं पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है तो हमको पता होना चाहिए कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हमको यही नहीं पता होगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कौन सा, तो अपन पहचान नहीं पाएंगे, है ना। किस तरीके से लिखा है, तो लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? तो एक तो स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा जा सकता है, स्ट्रक्चरल फॉर्म। दूसरा डॉट स्ट्रक्चर्स। देन बॉन्ड लाइन फॉर्म। देन कंडेंस्ड फॉर्म। एंड देन एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है, आइए एक एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं पहले सबका, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कुछ। स्ट्रक्चरल फॉर्म का एक दूसरा नाम और होता है क्या? डैश फॉर्मूला। और डॉट स्ट्रक्चर का एक दूसरा नाम और होता है लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन एक एग्जांपल देखते हैं। पेंटीन, 5H10। ठीक है, इसके अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाएंगे। पांचों तरीके के स्ट्रक्चर्स बना करके देखेंगे कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं। पहला बनाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्म। ठीक है, मैं यहाँ पर उन्हीं नंबर से लिखते जा रहा हूँ जिन नंबर से यहाँ पर लिखा है, ताकि इसके बाद जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो किसी भी नंबर से लिखेंगे, नहीं तो यहाँ दोबारा मुझे हेडिंग डालनी पड़ेगी। तो हेडिंग यहाँ पड़ी है स्ट्रक्चरल फॉर्म। स्ट्रक्चरल फॉर्म इसका कैसे बनेगा? स्ट्रक्चरल मतलब क्या? जिसमें पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो। मान लो एक दीवार है, आपके घर में भी अगल बगल दीवारें होंगी, उनको देखो। दीवार है, उसके ऊपर से प्लास्टर हटा दो, प्लास्टर हुआ है, प्लास्टर हटा दो, हमको क्या दिखना शुरू हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएंगे, ब्रिक्स जो है वो एक्सपोज हो जाएंगे, जिसको हम लोग एक्सपोज्ड ब्रिक बोलते हैं, है ना। तो एक्सपोज जब हो जाएंगे ब्रिक, तो हमको किस तरीके से दिखाई देंगे? एक ईंटा ये, फिर इसके बाद दूसरा ईंटा, तीसरा ईंटा, फिर एक ईंटा, फिर यहाँ दूसरा ईंटा, फिर ये ईंटा, फिर ये ईंटा, फिर ये ईंटा। और इस ईंटे के बीच में हमको यहाँ पर तब जो मटेरियल है, कंक्रीट मटेरियल, सीमेंट मटेरियल, वो भरा हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमको किस तरीके की दीवार दिखाई देती है? हमको ऊपर से कुछ ऐसी दीवार दिखाई देती है। मतलब ये पूरा हमको कैसा दिखाई देता है? प्लास्टर्ड फॉर्म में दिखाई देता है ना। ये पूरा हमको प्लास्टर्ड फॉर्म में दिखाई देता है, जिसको अगर हम प्लास्टर हटाएं तो हमको इस शेप में दिखाई देगा। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है? उसी तरीके से जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाते हैं, जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्म बनाते हैं तो हमको बॉन्ड्स किस तरीके से लगे हैं, उस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बॉन्ड्स किस तरीके से लगे हैं, कौन सी चीज किस कार्बन के साथ, किस हाइड्रोजन में कौन सा हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ जुड़ा है, वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे पेंटीन है
तो 5 कार्बन है, तो सबसे पहले तो अपन 5 कार्बन की चेन बना लेंगे, 5 कार्बन की चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 5। पेंटीन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड आ रहा होगा, तो एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं। और हमको एक बात और पता है कि बाकी सभी कार्बन चार चार, मतलब सारे ही कार्बन क्या करते हैं, चार चार बॉन्ड्स बनाते हैं, तो एक एक बॉन्ड तो इसके बीच में होगा ही, तभी ये कनेक्ट हुए हैं, है ना। इस कार्बन ने दो बॉन्ड्स बना लिए हैं, यानी दो बॉन्ड्स और बनाएगा। इस कार्बन ने तीन बॉन्ड्स बना लिए हैं, एक बॉन्ड और बनाएगा। इस कार्बन ने दो बॉन्ड्स बना लिए हैं, दो बॉन्ड और बनाएंगे। इस कार्बन ने भी दो बॉन्ड्स बना लिए हैं, दो बॉन्ड और बनाएंगे। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो तीन बॉन्ड और बनाएंगे। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, बात अपने को बहुत क्लियर आउट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। और जो अब बचे हुए जगह है, यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। और फिर देखते हैं क्या ये हाइड्रोजन पूरे हैं क्या। देखते हैं, काउंट करते हैं पूरे हैं क्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये सारे हाइड्रोजन हमारे पूरे हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो मतलब ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सही बन गया है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सही है, नाउ लेट्स सी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर, जब सिंगल बॉन्डेड डॉट स्ट्रक्चर्स हम लोग बना रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्डेड डॉट स्ट्रक्चर्स के लिए जितने भी वर्टिकल बॉन्ड्स हैं, जितने भी वर्टिकल बॉन्ड्स हैं, वो सब हॉरिजॉन्टल डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जितने ही हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वर्टिकल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वर्टिकल डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। कैसे होगा देखते हैं। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन अगेन इसमें भी बना लो, 1 2 3 4 और 5। यहां पर डबल बॉन्ड था, बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड के लिए 1 2 3 4 ये बन गया, बाकी सब सिंगल बॉन्डेड है। तो अब ये देखो, ये सारे कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं। इन सब की जगह कैसा आएगा, वर्टिकल डॉट्स आएंगे, है ना। एक बॉन्ड मतलब दो डॉट, सारे ये वर्टिकल डॉट्स हो गए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और जितने ही वर्टिकल बॉन्ड्स लगे हुए हैं, जितने भी ये क्या लगे हैं, वर्टिकल बॉन्ड्स लगे हैं, इनके सबके डॉट्स कैसे आएंगे, हॉरिजॉन्टल डॉट्स आएंगे। मतलब 1 2, ये इस वाले बॉन्ड के लिए होगा, इस वाले बॉन्ड के लिए भी 1 2, इस वाले बॉन्ड के लिए भी 1 2, इस दोनों बॉन्ड्स के लिए 1 2 1 2, फिर इसके लिए 1 2 1 2 के लिए 1 2 1 2, और ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है, इसीलिए इसका डॉट वर्टिकल, कोई दिक्कत नहीं है। बची हुई जगहों पे हम लोग क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। क्या इसमें कोई समस्या है क्या, नहीं सर, ये बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स में इन डॉट्स, डॉट फॉर्मूलाज को डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूलाज के नाम से भी जाना जाता है। उसमें होता क्या है, उसमें बेसिकली किसी एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और दूसरा जो उस एटम के साथ कनेक्टेड एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे अगर यहां पर था, अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना होता तो हम लोग बोल सकते थे कि ये ऐसे, है ना, तो ऐसे बोल सकते थे। तो ये और ये एक ही बात है, इसमें कोई अलग अलग बातें नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्म है। तो बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्म में जितने कार्बन्स हैं, कार्बन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कार्बन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे फॉर्मूले को जिगजैग फॉर्मेट में लिखते हैं। जिगजैग फॉर्मेट में लिखने का मेन कारण ये है कि अगर हम ऐसा मान लें, अगर ऐसा मान लें कि 3 या 4 कार्बन है या ज्यादा कार्बन है, जैसे ये केस है, 5 कार्बन का केस है, अगर इसमें सारे डॉट्स लाइन से एक साथ लगा दिए जाएंगे, अगर इसमें सारे डॉट लाइन से एक साथ लगा देंगे, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी कि हमको बीच के नंबर ऑफ कार्बन पता ही नहीं चलेंगे। जैसे अगर मान लो लगा के देखते हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके बाद इन सबको कनेक्ट कर दो,
क्या बीच के कार्बन दिखाई दे रहा है? नहीं, ये अगेन किस में बदल गया, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर, तो ये अब तो गलत हो गया, ये हमेशा ब्यूटेन ही बनेगा, ये हमेशा क्या बनेगा, सॉरी इथेन ही बनेगा। तो इसलिए जब एक दो से ज्यादा कार्बन है, दो कार्बन तक हम लोग स्ट्रेट चेन मतलब सीधा डॉट लगा सकते हैं, बट दो से ज्यादा कार्बन हैं तो हमको हमेशा बॉन्ड लाइन फॉर्म में ही दिखाना पड़ेगा, मतलब जिगजैग फॉर्मेट में ही दिखाना पड़ेगा। तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इसको हम सब आपस में कनेक्ट कर दें, जहां पर डबल बॉन्ड था वहां पर डबल बॉन्ड दिखा दें, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल बॉन्ड दिखा देते। कोई डाउट है क्या, इतने में कोई डाउट है क्या, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं एकदम पक्की बात? चलिए आगे देखते हैं। चौथा स्ट्रक्चर क्या है, चौथा है कंडेंस्ड फॉर्म। व्हाट इज कंडेंस्ड फॉर्म? तो कंडेंस्ड फॉर्म के लिए अपने को करना क्या है कि कंडेंस मतलब क्या होता है, पहली बात तो बहुत पास पास, एकदम सकरा पास पास है ना। तो कंडेंस फॉर्म के लिए क्या करना है कि जैसे ये कार्बन है तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ऐसे ही है ना। तो इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन के साथ लिख दो, मतलब CH2। इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन के साथ लिखो CH, कोई बॉन्ड नहीं शो करना है, कुछ नहीं शो करना है, इसको CH2, अगेन CH2, और यहां पर CH3। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो ये एक तरीके का क्या बन गया, कंडेंस्ड फॉर्म। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 CH2 लगातार साथ में है बिना किसी गैप के, कि 2 CH2 एक साथ है, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, तो इसको हम लोग मोर कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको अपन मोर कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या हम लोग लिखेंगे, CH2 CH CH2 का होल ट्वाइस और CH3, CH2 CH CH2 का होल ट्वाइस और CH3, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सपैंडेड फॉर्म। तो एक्सपैंडेड फॉर्म इज एज सेम एज बॉन्ड लाइन फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म को अपन बॉन्ड लाइन फॉर्म की तरह ही बनाते हैं, जिगजैग फॉर्मेट में बनाते हैं, बस अंतर कहां रखते हैं कि जहां पर वो बॉन्ड लाइन बना हुआ था, जहां पर बॉन्ड लाइन बना था, कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब बस करना यह है कि उन कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर देना, उन हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंट कर देना, उन कार्बन्स को रिप्रेजेंट कर देना है जो बॉन्ड लाइन में छिप गए थे, है ना। कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इसी तरह के स्ट्रक्चर कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5, को इसी तरीके से कनेक्ट कर दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। पे कितने हाइड्रोजन्स थे, 2 हाइड्रोजन्स थे, इसमें 2 हाइड्रोजन्स थे, पहले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन्स कनेक्ट कर दो। बाद इस पे 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, इस पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, और इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम लोगों ने रिप्रेजेंट करके देखा कि क्या क्या है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज डॉट फॉर्मूला, दिस इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म या फिर मोर कंडेंस्ड फॉर्म, एंड दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म। कोई समस्या वाली बात नहीं है, एकदम क्लियर है, ये सब कुछ सारी बातें एकदम क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको आप फटाफट से करिए, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। रिप्रेजेंट
द फॉलोइंग इन ऑल फॉर्म, प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म्स। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। टाइम हो रहा है 12:41, टाइम हो रहा है 12:41। अपन इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे 12:45 पर। सॉल्व इट फास्ट। फटाफट से सॉल्व करेंगे।
आई होप आपने किया होगा, ये क्वेश्चन कर लिया होगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं अपन और डिस्कशन करते हैं। आप लोग चेक करिए सही है कि नहीं है, देखते हैं। पहला है हेक्सेन। हेक्सेन मतलब क्या? हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा? C6H14। C6H14। और बहुत ध्यान देने वाली बात जो है कि ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स। सारे ही कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा। 1 2 3 4 5 6, और सारे सिंगल हैंड तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा? कार्बन कार्बन कार्बन, 3 4 5 6, सब सिंगल बॉन्डेड है। इधर सारे वर्टिकल डॉट्स आएंगे और यहाँ पर सब हॉरिजॉन्टल डॉट्स आएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद बॉन्ड लाइन देखेंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड लाइन हो गया। इसके बाद कंडेंस्ड की बात करें तो CH3। इसके बाद 1 2 3 4 CH2 का होल 4, और ये हो गया कंडेंस्ड। और एक्सपैंडेड फॉर्म में 1 2 3 4 5 6, H H H H H H H H H। क्या ये बात क्लियर हो रही है? इतना एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट कोई संशय नहीं है। आई होप आप सबके सही आंसर आए होंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं हेप्टाइन का। हेप्टाइन का यानी C7 और H12। C7H12 बनाते हैं सारे। एक कोई ट्रिपल बॉन्ड होगा, एनी वन इज ट्रिपल बॉन्ड, एनी वन विल बी ट्रिपल बॉन्ड। कोई एक इसमें क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं। फटाफट से देखते हैं क्या है, बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, साथ एक हाइड्रोजन, साथ कुछ नहीं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एच 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 एच, साथ कुछ नहीं और इसके साथ। ऐसा ही स्ट्रक्चरल फॉर्म बना है। अगर ऐसा स्ट्रक्चरल फॉर्म बना है तो डॉट भी सही बना होगा। 3 2 5 6 7, और एक इधर एक इधर एक, यहाँ यहाँ, और बाकी जगहों पर हाइड्रोजन।
कोई समस्या नहीं है, क्लियर है एकदम, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्म, ये बॉन्ड डॉट फॉर्मूला। इसके बाद बॉन्ड लाइन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, क्लियर है ये भी। इसके बाद कंडेंस फॉर्म देखते हैं, CH3 1 2 3 4 CH2 का होल 4, C, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपांडेड फॉर्म देखना है अगर तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ऐसा ऐसा, कार्बन 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 के साथ 3 हाइड्रोजन रहेंगे, साथ 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, और इसके साथ क्या ऐसा ही बने हैं सबके स्ट्रक्चर्स? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सबके स्ट्रक्चर्स ऐसे ही बने होंगे, अगर सही बने होंगे तो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आइडेंटिफाई कुछ फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, और हमको उसका नाम आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब बॉन्ड लाइन, एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जब हम लोग लिखेंगे बॉन्ड लाइन तो हम लोग जनरली जिगजैग फॉर्म में लिखते हैं, बट क्वेश्चन जरूरी नहीं हमेशा जिगजैग फॉर्म में है, किसी और शेप में भी आ सकता है, ठीक है। वो शेप वाले ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं भी आपको, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, आगे जब हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे तब इसका नाम समझेंगे, ठीक है। अभी तो स्वास्तिक मत बनाओ, कर नहीं पाओगे, बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाएंगे, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा वो। बहुत इजी सा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, बस नंबर ऑफ कार्बन्स अपने को काउंट करने हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट हो जाएंगे तो हमको सारा कुछ मिल जाएगा। कैसे होगा, फटाफट से करते हैं, अभी तुरंत करते हैं इसको। कितने कार्बन है, 1 2 3, सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अगेन ये भी क्या होगा, प्रोपेन। फिर ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा, ऑक्टेन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। देन 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन। बताने का मेन पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन को करने में, क्या कोई बहुत कठिन चीज थी, कोई नई चीज थी, नहीं। क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नहीं। क्या ये पेपर में आएगा, नहीं। लेकिन क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हाँ। अपन लोगों के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मायने रखता है, क्योंकि ये हमको इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि जरूरी नहीं है कि जो नाम हम लोग लिख रहे हैं या जो नाम हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी शेप हमेशा एक जैसी ही हो, उसकी शेप हमेशा एक जैसी हो, थोड़ी सी इधर उधर भी हो सकती है। मतलब अगर 3 कार्बन इस तरीके से लगे और 3 कार्बन इस तरीके से लगे हैं तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि हम तो प्रोपेन इस तरीके से पढ़े थे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी बातें किस चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने लगे हुए हैं, उसी के हिसाब से उसका नाम लिखा जाता है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, इतनी बात अपने को एकदम क्लियर हो रही है, पक्की बात है, ठीक है। चलिए
तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, छोटी छोटी क्लासेस रखेंगे, ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं रखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं और एक बार फटाफट से सारा कुछ रिवाइज कर लेते हैं जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। बहुत बेसिक क्लास थी, बहुत इजी क्लास थी। सबसे पहले तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अगली क्लास में अपन ने क्या देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, और उनकी स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं।